देखो जी, वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और बेटा हम लोगों ने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर बता दो मुझे आज कौन सा है? थर्ड लेक्चर है आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो थर्ड लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है, इससे 10 नंबर का चैप्टर आया लास्ट टाइम, तो आप कम से कम 10 नंबर की वेटेज मान के चलो, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अगर आप देखोगे, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 2 रूल हैं प्राइमरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आज हमें सेकेंडरी करना है, ठीक है ना, सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो आज हम ये वाला रूल स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर अगर पहला ही देखोगे तो क्या क्या आ रहा है इसमें लिखा हुआ, पहला जो है एक्सप्रेसो यूनिस इस्ट एक्सलो आर्टिस्टा। क्या खतरनाक नाम है भाई मतलब कोई रेसलर है क्या ये? ठीक है, ये एक मैक्सिमम यूज किया गया और इस मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, इस मैक्सिमम का क्या मतलब होता है वो हमें बताया गया। तो मैंने क्या किया, कुछ मेरे पास सिंप्लीफाइड नोट्स थे, मैंने ग्रुप में भी डाल दिए। फोटो कॉपी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि फोटो कॉपी दे दूंगा आप लोग लिखोगे नहीं, तो हैंड रिटन नोट्स बनाने जरूरी हैं। सर हम प्रिंट आउट ही निकलवा लेंगे खुद ही, ऐसे काम मत करना, पाप लगेगा तुम्हें, ठीक है जी। नॉसिटर वाला कहाँ गया? दूसरा कैंटोप्रेनिया एक्सरो, ये एक्स ऑप्टिमम एक्स फोटो लेगे, नॉसिटर एसोसेस। तीसरा हमारे पास स्ट्रिक्ट और लिबरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या है हमारे पास, कुछ प्रिज्यूम करना है कुछ हमें, वो कहानी हमें दी गई है। हम लोग टोटल 4 बताए गए ना सेकेंडरी हमारे पास। सबसे पहले नॉसिटर एसोसेस देख लेते हैं। नॉसिटर एसोसेस क्या है पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है, बाकी बाद में समझते हैं। नॉसिटर एसोसेस क्या है, ऊपर हेडिंग डाल लो, नॉसिटर एसोसेस। सबसे पहले क्या आया यहाँ पे, नॉसिटर एसोसेस, सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो नॉसिटर एसोसेस का मतलब क्या है? हाँ जी, नॉसिटर एसोसेस का मतलब क्या है? हाँ जी, नोन एज बाय इट्स एसोसिएशन। तो ये किससे जाना जाता है? अपनी एसोसिएशन से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? अपनी एसोसिएशन से जाना जाता है। नाइफ, चाकू, क्या समझे? मैंने बोला नाइफ चाकू, क्या समझे? हाँ, कुछ थोड़ी ना समझे। नाइफ का मतलब चाकू समझे, और क्या समझ गए तुम? और कुछ नहीं समझे अभी। अब मैं बोल रहा हूं किचन के अंदर, मैं किचन की आइटम के नाम ले रहा हूं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी चीजें किचन में यूज होती हैं और उसमें मैं नाइफ को भी यूज कर रहा हूं, तो आप क्या समझोगे कि सर जो आप नाइफ कह रहे हो वो किस काम आएगा? किचन के काम आएगा। किचन में यूज होता है, नहीं होता, कटिंग करने के लिए, चाकू कटिंग, प्याज काटना है, ये कुछ भी। बात समझ में आ रही है? तो आप किचन आइटम लेके चलोगे उसे,
अगर मैं कहूं कि क्रिमिनल कोई मर्डर हुआ है, उसके अंदर हमें नाइफ मिला है, हम मर्डर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम नाइफ की बात कर रहे हैं, तो क्या समझोगे? किचन आइटम नहीं है वो चाकू है जिससे मर्डर हुआ। बात समझ में आ रही है? क्या यहां पे नॉसिटर एसोसिएट्स ने क्या बोल दिया? एक एसोसिएशन हो गई, नहीं हो गई? क्या हो गई बेटा? एक एसोसिएशन हो गई। जैसे हम परफ्यूम की भी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना? तो एक तो हम लोग जो लगाते हैं परफ्यूम वो हो गया, और एक अगरबत्ती होती है जो भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो वहां पे भी मान लो कोई नाम है अगरबत्ती, हम बोलते हैं अगरबत्ती की अगरबत्ती दे दो, पर उनके नाम होते हैं अलग अलग। उनके क्या होते हैं? नाम होते हैं अलग अलग। तो आप उस दुकान में खड़े हो जिस दुकान में वो भगवान जी की अगरबत्ती क्या कर रहा है? बेच रहा है, और उसमें से एक अगरबत्ती का नाम क्या है? परफ्यूम। क्या समझोगे कि वो बॉडी में लगाने वाले परफ्यूम है? नहीं, वो भगवान जी की पूजा करने वाली अगरबत्ती है। समझ गए? नाइफ का एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल्स। नाइफ का एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। और गर्ल्स में तो बहुत होता है, कॉस्मेटिक कुछ आइटम्स होती है, ठीक है ना, उनके नाम होते हैं। दूसरी भी चीज़ों से वो नाम मैच कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, ठीक है, आ गई बात समझ में भाई? तो उसका दूसरा मतलब क्या होता है वो आपको पता ही है। तो इतना समझ में पहले बताओ, आया या नहीं आया? सर आया। तो क्या पहली लाइन क्या होगी हमारी? नॉसिटर एसोसिएट्स, इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएशन। ये कैसे जाना जाता है? अपनी एसोसिएशन से जाना जाता है। श्वेता आगे पढ़ो। इन अदर वर्ड्स, बस। तो ये इसका पता, इसका मीनिंग कहां से पता लगेगा? जो वर्ड्स क्या हो रहे हैं? अकॉम्पनिंग और एसोसिएट हो रहे हैं, जो आपस में यूज हो रहे हैं। भाई नाइफ को मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ? किचन आइटम्स के साथ यूज कर रहा हूँ, तो आप समझेंगे वो नाइफ है जो किचन में यूज होगा। मैं उसको एज अ वेपन यूज कर रहा हूँ कि भाई वो मर्डर के केस की कहानी है, तो इसका मतलब कि उस नाइफ से मर्डर किया गया। इट इज नॉट अ साउंड। हाँ आगे पढ़ो, जोर से। कौन ये पढ़ेगी? रुक जाओ, गरिमा पढ़ लेती है जोर से थोड़ा सा। डिस्टिंक्टेड फ्रॉम इट्स। हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? इट इज नॉट अ साउंड प्रिंसिपल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये एम्फेसिस ऑन वन वर्ड। इसका जो एम्फेसिस है वो किसके ऊपर है? एक वर्ड के ऊपर इसका क्या रहता है? एम्फेसिस रहता है। जो फोकस जो इसका रहता है वो एक वर्ड के ऊपर ये फोकस करता है, और फिर उसके बाद जो वो प्रीसीडिंग है उसी से हम लोग क्या बना लेते हैं? सक्सीडिंग वर्ड बना लेते हैं। उसी से हम लोग डिस्जंक्टेड का मतलब क्या है? कि सेम वर्ड हम बना लेते हैं, फिर उससे उसी से हम लोग सेम वर्ड बना लेते हैं। आगे क्या बोलता है? नॉसिटर एसोसिएट्स। देखो इस लाइन को काट दो। हम क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी वैसे दिक्कत दे रही है हमें, ये पूरी लाइन ही काट दो। इस लाइन की जगह मैं दूसरी लाइन आपको लिखवाता, इसी सेम लाइन की जगह मैं दूसरी लाइन आपको बताता हूँ क्या लाइन लिखनी है। यहां से लिख दो, इसकी जगह यहां से कॉपी पेस्ट कर दो। मैं दिखाता हूं आपको क्या लिखना है आपको। पहले स्टार्टिंग का तो वो सारा लिख दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। जिस कंपनी के साथ वो वर्ड है, जैसे वही वाली बात है ना कि आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो लोग क्या है? दबंग लोग हैं, मतलब बदमाश लोग हैं, तो आप भी किस कैटेगरी में आओगे कि भाई ये भी ऐसा ही है। समझ गए? तो ये जिस
चीज के साथ इसकी कंपनी चल रही होगी, इसे वही माना जाता है। कहते हैं द वर्ड इन अ स्टैच्यूट आर कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, विथ रेफरेंस टू द वर्ड फाउंड इमीडिएट कनेक्शन, जो हमारे स्टैच्यूटरी प्रोविजन में उनके साथ इमीडिएट कनेक्शन हो रहा है, उसी कनेक्शन के साथ हम उन वर्ड्स को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये जो लाइन लिखी थी इसको काट दो और उसकी जगह क्या कर दो, ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दो। इजी हो गया, नहीं हो गया? ऐसे ही बनते हैं नोट्स। अब थोड़ा टाइम नहीं था तो मैं लिख के नहीं लाया इस बार, बाकी लास्ट लेक्चर में मैं लिख के लाया था। उसके आगे वाला पैरा भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके आगे वाला पैरा भी कॉपी पेस्ट करेंगे। और इसके बाद जैसे वो किताब वाले ने लिखा था तो लिख देना, इट इज नोन एज नॉसिटर एसोसिस, इट इज नोन एज नॉसिटर एसोसिस। तो इसी को हम नॉसिटर एसोसिस बोलेंगे। लिख लिया तो बता देना मेरे को। सभी के पास बुक है ना, मैं ही ऐसा हूँ जिसके पास बुक नहीं है। तो ऐसा करो, प्रिया की ना एक बुक दे दो मुझे, क्योंकि मेरे को वैसे पता नहीं लगेगा, मोबाइल पे देखना पड़ेगा, मोबाइल चार्ज हो रहा है। डन है जी, डन। अगला देखोगे, अगला जो पैरा है वो सेम है, पर हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग यहीं से लिखेंगे। तो मैंने नोट्स भेज दिए, बाद में आप लोग लिख लोगे। अगला जो पैरा है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगले पैरा के अंदर जो वहाँ लिखा है मॉड्यूल में वही यहाँ पे लिखा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। और यहाँ पे क्या बोलता है, गरिमा क्या बोलता है बेटा, लिख लेना, भेज दिया, ठीक है। क्या बोलता है, इफ टू और मोर वर्ड्स विच आर कैपेबल ऑफ, अब कैपेबल ऑफ एनालॉग्स आपको नहीं पढ़ना, कैपेबल ऑफ सिमिलर और पैरेलल मीनिंग। तो अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड क्या है, कैपेबल है, किस चीज के कैपेबल है, सिमिलर या पैरेलल मीनिंग के कैपेबल है, ग्रुप टुगेदर, दे शुड बी अंडरस्टूड इन कॉग्निजेंट सेंस। कॉग्निजेंट का मतलब सेम सेंस, सेम सेंस, सेम सेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। दे टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर एंड आर गिवन सिमिलर और रिलेटेड मीनिंग। समझ गए, वो नाइफ का पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स कैपेबल हैं एक सेम मीनिंग के लिए, तो बाकी के वर्ड्स भी उसी से रिलेटेड करेंगे हम लोग, बाकी के वर्ड्स को भी उसी को रिलेटेड करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, क्लियर है। अब मॉड्यूल में आओ आगे। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, नॉसिटर एसोसिएस एग्जाम में आ जाता है। और इतना कुछ अगर हम लिख के आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो इसके बाद क्या बोलता है, यहां से लेके यहां तक भी है, ये यहां से लेके यहां तक भी है, यस और नो। इतना हम लिख के आएंगे तो पूरे 5 के 5 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 100% 5 के 5 नंबर मिलने वाले हैं। और इसमें कह रहा है कि सेम वर्ड्स बियर द सेम मीनिंग इन द सेम स्टैट्यूट बट दिस रूल विल नॉट अप्लाई। कह रहा है सेम वर्ड्स बियर द सेम मीनिंग इन द सेम स्टैट्यूट, बट ये कई बार क्या होगा कि ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा।
सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, व्हेन द कॉन्टेंट्स एक्सक्लूड दैट प्रिंसिपल। जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है उस प्रिंसिपल को। हमारा प्रिंसिपल क्या था कि भाई अगर आप नाइफ पढ़ रहे हो किचन आइटम्स के साथ तो आप ये समझ के चलोगे कि वो नाइफ किचन में यूज होने वाला है। पर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे उस कॉन्टेंट्स में ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रिंसिपल है, जो मतलब लॉ है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लॉ पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस चीज को क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। उस सेंस में नहीं है असली में वो चीज उस सेंस के अंदर नहीं है। जैसे आप अकाउंट्स में होता है, अकाउंट्स में आप कहते हो कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, ये जितनी टाइल्स है यहाँ पे लगी हुई है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जो टाइल्स यहाँ पे लगी है रेवेन्यू या कैपिटल। चार्टर्ड अकाउंटेंट पता ही होगा, सीए। तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मैं उसके ऑफिस गया हुआ था और 2 लड़कियां इंटरव्यू देने आई थी, तो मैं साथ में ही बैठा हुआ था उसके। उसने कहा कोई नहीं सर, 2 बच्चे हैं इंटरव्यू देने आए और आजकल मैं ले रहा हूँ इंटरव्यू। तो उस लड़की से यही क्वेश्चन पूछा कि मेरी ऑफिस में क्या है, ये टाइल्स लगी हुई है, ये रेवेन्यू सीए भाई तुमने किया हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो तुम ये बताओ कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल होगा। जवाब उसने सही बताया वैसे, पर आपने क्या जवाब बताया, कितने कह रहे हैं कैपिटल, 1 2 3 4 बच्चे हो गए कैपिटल। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कह रहा है, कोई नहीं कह रहा रेवेन्यू, कुछ कोमा में चले गए सर, हमें पता ही नहीं है क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैसे, देखो आप सबका गलत हो गया। असली में क्या है कि भाई वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग जो कैपेसिटी होती है बिजनेस की, उसके लिए उसने क्या कर रखा है, टाइल्स लगा रखी है। और वो बिजनेस के अंदर लगी है, आपके घर पे नहीं लगी टाइल्स। अगर आपके घर पे लगी होती तो एक लॉन्ग टर्म पर्पस हो जाता। क्या हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म पर्पस हो जाता है। असली में क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जा चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई, जो मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। वेबसाइट में जो खर्चा जाता है वो 1 साल के हिसाब से फीस जाती है। हम अकाउंट्स में पढ़ लेते हैं जो भी खर्चा 1 साल के लिए होगा वो रेवेन्यू होगा, जो भी लॉन्ग टर्म होगा वो कैपिटल होगा। पर सुप्रीम कोर्ट तक ये नहीं बता पाया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो कहता है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। क्या समझ में आया, हम लॉ के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, लग रहा था कि नॉन सीटर एसोसिएस लग रहा है क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स है ना, इन वाले वर्ड्स का मीनिंग पढ़ के आगे वाले का मीनिंग आएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, वो प्रिंसिपल ही उसको क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। वो चीज वहां पे नहीं हो पा रही। जब वो चीज वहां पे नहीं हो पा रही है, वो प्रिंसिपल वहां पे नहीं लग पा रहा, तो क्या जबरदस्ती वहां लगाना कि नहीं 9 सीटर एसोसिएशन हमने पढ़ा हुआ है तो वहीं लगाना पड़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं। अभी जैसे आपने जीएसटी में पढ़ा कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है वो सेक्शन 8 में डिफाइन है आईजीएसटी के, और जो इंटर है वो सेक्शन 7 में है। जो इंटर है वो कहां है, सेक्शन 7 में। तो क्या ये सीजीएसटी के अंदर बताया गया है क्या ये कहानी कि वो इंट्रा होगी, इंटर होगी, क्या ये सी में बताया? नहीं, ये आई में बता रखा है। आप किसके अंदर बता रखा है, आई में। इसलिए कह रहा हूं जब 9 सीटर एसोसिएशंस की इंटरप्रिटेशन होती है तो हम इजीली बता देते हैं। कैसे, वो कहानी एक पैरेलल वे में, अभी हमने पढ़ा ना, वो कहानी एक पैरेलल वे में क्या होती है, चल रही होती है उन ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स के साथ। कई बार होता है आप कुछ बात किसी को कह रहे होते हैं, आप साफ साफ कह देते हैं भाई ये चीज नहीं है, मतलब पूरी बात आपकी हुई, लास्ट में आपने कहा ये चीज इसमें नहीं है। तो भाई जब वो खुद लॉ कह रहा है कि ये चीज इसके अंदर नहीं है, तो 9 सीटर एसोसिएशन उस वर्ड के लिए नहीं लगाओगे ना। मैं कह दूं किचन की आइटम ही यूज हो रही है, पर मैं कह दूं वो वाला चाकू है जो मर्डर के लिए यूज हुआ था, फिर थोड़ी ना बोल दोगे वो किचन के लिए वो चाकू यूज हो रहा है। वो तो मैं साफ साफ कह रहा हूं।
मतलब कि हमारा एक प्रिंसिपल उन ग्रुपिंग ऑफ वर्ड को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, उसमें वो खुद ही हटा रहा है। जब वो खुद हटा रहा है, दूसरा क्या है, श्वेता पढ़ो। कंस्ट्रक्ट का मतलब इंटरप्रिटेशन। समझ गए होंगे, है ना। एक पार्ट कुछ और कह रहा है, दूसरा पार्ट और कुछ कह रहा है, और उसके लिए क्या है, सफिशिएंट आपके पास रीजन है। दूसरा क्या कह रहा है, इनजस्टिस और एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी का मतलब बताया था मैंने आपको, क्या मतलब एब्सर्डिटी मतलब मैंने बताया था ना क्या होता है। इनकम्प्लीट, ठीक है। और इनजस्टिस मतलब अब भाई किसी के साथ उस इंटरप्रिटेशन को करके, नौ सीटर एसोसिएस को लगा के उस बंदे के साथ उसको क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। या नौ सीटर एसोसिएस लगा के वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट है वो, तो क्या लगाएंगे ना। डिफरेंट सरकमस्टांसेस आर बीइंग डेल्ट विथ, अलग अलग सरकमस्टांसेस में बात चल रही है, नहीं लगाएंगे। और लास्ट क्या है, लास्ट पढ़ दो। क्या कहना चाहता है वो, वेयर द वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब अलग अलग कंटेंट्स के अंदर बात हो रही है। यहां पे कैसा हो रहा था, सेम चीज के अंदर बात हो रही थी। यहां पे जो हम बात कर रहे थे, एक ही उसके अंदर बात कर रहे थे, हम अलग अलग उसके अंदर बात नहीं कर रहे थे। यहां पे हम क्या है, डिफरेंट कंटेंट्स में बात कर रहे हैं, अलग अलग उसके अंदर बात कर रहे हैं। कह रहा है मैनी डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस रूल एंड एजुडम जनरलिस, मतलब ये क्या, एजुडम जनरलिस क्या था पता है आपको, फूलों का नाम है ना। तो पत्थर को भी फूल मान लिया था, पत्थर को भी क्या मान लिया था, फूल मान लिया था। यहां पे फूलों के नाम नहीं है, यहां पे क्या है, हर आइटम अलग अलग यूज हो रही है, पर उन आइटम का आपस में लेना देना है नौ सीटर एसोसिएशन के अंदर। पर यहां पे हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब ना हम नौ सीटर एसोसिएशन लगा पा रहे हैं, ना हमसे एजुडम जनरलिस लग रहा है, कुछ भी नहीं लग पा रहा है हमसे। हो सकता है ऐसा भी, जहां पे ना एजुडम जनरलिस लगे ना नौ सीटर एसोसिएशन, ऐसा भी हो सकता है लॉ के अंदर। बस आपको सिंपल क्या याद रखना है कि अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है और मैनी डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, हम इस रूल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि नौ सीटर एसोसिएशन लगेगा या एजुडम जनरलिस लगेगा, हमसे नहीं हो पा रहा है वो, छोड़ दो ना, कौन कह रहा है, पीछे पड़ जाओ कि नौ सीटर नहीं लग रहा तो एजुडम जनरलिस लगा लें, क्योंकि एजुडम जनरलिस थोड़ा सा मिल रहा है इससे, तो वो लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 5 चीजें याद रखनी है। पहला जो बोल दिया प्रिंसिपल, केस के अंदर ये चीजें नहीं आनी तो नहीं आनी, सफिशिएंट रीजन है आपके पास, इनजस्टिस एब्सोल्यूटली है, डिफरेंट सरकमस्टांसेस है, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के अंदर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये 5 केसेस के अंदर ये वाला रूल हमारा नहीं लग पाएगा। अब लिख के आ जाओगे एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। अब पता लग रहा है मैं यही रिकॉर्डिंग खोल के दिखा रहा हूँ दिसंबर वाले बच्चे को, देख मैं तो बोल रहा था 9 सीटर एसोसिएशन आएगा, आ गया, कह रहा सर ये अटेम्प्ट छूट गया, अगले में क्या आएगा ये बताओ, है ना। जब मैं जाऊंगा तो मैं कहूँगा फिर 9 सीटर एसोसिएशन नहीं आएगा क्योंकि वो आ गया। अगला यही कर लेते हैं, स्ट्रिक और लिबरल कंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि ये भी इजी है, तो अगला यही कर लेते हैं। ये भी यहीं से कर लेते हैं, इसका तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे पास इसमें यहाँ पे दिया ही नहीं है नोट्स में, ये यहीं से कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से सीआरपीसी है, मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है। लिबरल कहाँ पे होती है, सीपीसी में। अगर लिबरल मैटर है तो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड की इंटरप्रिटेशन की जाती है, लिबरल इंटरप्रिटेशन की जाती है। देखो आपको नहीं लग रहा क्राइम हुआ है, स्ट्रिक्ट का मतलब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। भाई अगर क्राइम हुआ है
तो अगर 100% प्रूफ होगा तो जाके मर्डर माना जाएगा। अगर कहते ना कि मतलब जो एडवोकेट है, अगर जो एडवोकेट है वो एक तिनके भर का भी डाउट डाल दे जज साहब के सामने, कहते जजमेंट्स आर डिलीवर, जजमेंट्स क्या होती हैं? डिलीवर की जाती हैं। जो जज है वो क्या करता है? जजमेंट्स क्या करता है? डिलीवर करता है। पर जो एडवोकेट्स है वो उस जजमेंट को अपने पक्ष में लेके आता है, वो उस जजमेंट्स को क्या करता है? अपने पक्ष में लेके आता है। तो वही असली वकील होता है ना। राम जेठमलानी जो मर गया वो करता ही क्या था? उसको पता था मर्डर किया है, मेरे क्लाइंट ने मर्डर किया है या ऑफेंस किया है। एक बड़े से बड़े वकील के पास आप कब जाओगे? जब आपने ऑफेंस किया होगा। आप चाहोगे भाई, आप बचना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, जो जज बैठा है उसको भी पता है इसका तो पेशा ही ये है, केस ही वो लेने हैं। पर क्या वो एडवोकेट ये प्रूफ कर दे? एक तरीके से क्या कहते हैं, देखो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एक बैलून है, इस बैलून में ना हल्का सा आप छेद कर दो, बस क्या हो जाएगी? पूरी हवा लीक हो जाएगी। आपने जज साहब के दिमाग में बस एक डाउट डाल देना, बस एक डाउट डाल देना सर, कि इस एविडेंस के बिना में, मतलब इसके उसमें मैं बता रहा हूं कि मेरा जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसने मर्डर नहीं किया। बस वो एक डाउट आ जाएगा, केस और खिंचता चला जाएगा। और ऐसे एक एक डाउट आप लाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई बरी हो जाएगा आपका। और ऐसा ही होता है। ये क्या होता है? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है। और सिविल प्रोसीजर में क्या होता है? प्रूफ हो गया, प्रॉपर्टी इसकी है, कुछ चीजों से प्रूफ हो रहा है, मतलब 100% डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, जो रखे गए उनसे प्रूफ हो गया, हो गई जी आपकी प्रॉपर्टी, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा जी, कोई दिक्कत है अपील कर लेना। मर्डर में ऐसा नहीं होगा भाई, जितनी भी सब कुछ प्रूफ, वो सारी कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं, एक एक चीज है ना भाई। वो नौकर वहां था, इतने बजे था, ये हर कड़ी को जोड़ जोड़ के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि मर्डर हुआ है, इसी आदमी ने किया है, वो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो समझ गए लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कि सर जब क्रिमिनल की बात होती है, सीआरपीसी की बात होती है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाती है। जब लिबरल, मतलब कि सर सिविल की बात है, तो वहां पे लिबरल रखा जाता है इंटरप्रिटेशन को, ज्यादा हम वो नहीं करते। आप पढ़ दो इसे, आर्यन आप पढ़ दो क्या लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़ दो। बस इसको अलग करना, इस पैरा को, इसको एक को अलग करना, और ये यहां तक, यहां से 3 पैरा बन जाएंगे इसमें, ये 3 बन जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले कह रहा है जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब कि जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है, आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज इंक्लूड एनीथिंग which is not within their letter as well as their spirit। मतलब कि एक स्पिरिट ऑफ लॉ होता है ना, स्पिरिट ऑफ लॉ क्या होता है? जो लिखा है भाई वही है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो कह रहे ना इंक्लूडिंग एनीथिंग विच इज नॉट विद इन द लेटर, मतलब कि जो भाई उसके अंदर है नहीं, हम कैसे मान लें? जो लॉ के अंदर लिखा नहीं है, आपको ऐसा लगता है। अभी किसी का क्या है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की कहानी, मतलब क्रिमिनल केस है, लॉ में कुछ लिखा है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हो सकता था। हम तो भैया जो लिखा है लॉ में वही मानेंगे, हम जो लॉ में लिखा है वही मानेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टली इंटेंडेड का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टली का मतलब क्या होता है?
हाँ मतलब कुछ आप जाहिर कर रहे हो, इंटेंड कर रहे हो आप कुछ, तो वो चीज इसके अंदर जब तक नहीं आएगी जब तक लॉ में वो बात लिखी नहीं होगी, ठीक है ना। जब तक लॉ के अंदर वो बात लिखी नहीं होगी जब तक वो चीज नहीं आएगी। लिबरल में क्या हो रहा है, लिबरल कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंटरप्रिटेशन के अंदर, एवरीथिंग इज टू बी डन इन एडवांसमेंट ऑफ द रेमेडी दैट कैन बी डन कंसिस्टेंटली। मतलब कि ये चला आ रहा है, ऐसा हम लेते ही हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि ऐसा हम मानते ही हैं। अगर किसी लड़की की मैरिज हुई है और अभी मैरिज हुए 7 साल कंप्लीट नहीं हुए और वो लड़की परेशान है, और अगर वो केस कर देती है तो जज ये मान के चलता है, जज क्या मान के चलता है कि इसके जो ससुराल वाले हैं वो इसे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, दहेज नहीं दिया होगा पूरा, पिताजी ने दहेज पूरा नहीं दिया होगा। तो ये क्या हो गया, एक लिबरल कंस्ट्रक्शन हो गई, लिबरल इंटरप्रिटेशन हो गई। मतलब कि ऐसा प्रिज्यूम कर लिया गया है, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया गया है। क्या स्ट्रिक्ट में ऐसा करोगे, उस मर्डर में भी यही कहानी थी, इसमें भी यही कहानी है, जज कहेगा हाँ भाई इसी ने किया है, सेम कहानी मैच करके। ये केवल लिबरल कंस्ट्रक्शन में चलेगी, लिबरल इंटरप्रिटेशन में चलेगी कि भैया ऐसा ही होता है, 7 साल में कुछ हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि इसके ससुराल वाले दहेज की वजह से ही क्या कर रहे हैं, इसे परेशान कर रहे हैं। तो ससुराल वाले क्या सोचते होंगे, 7 साल कब खत्म होंगे, क्योंकि उसके बाद जो जज होगा उसकी सोच बदल जाएगी, फिर वो इस तरीके से नहीं सोचेगा, फिर और किसी तरीके से सोचेगा। पर अगर वो 7 साल के अंदर केस हो गया तो ससुराल वाले तो गए, बेटा तो जेल में गया ही गया और लोग भी जेल में जाएंगे। हाँ, ये प्रैक्टिस है। असली में ये क्या है, 7 साल में ऐसा मानते ही है कि 7 साल बहू अगर रह रही है, जो लड़की मैरिज हुई है, तो 7 साल से पहले अगर उसके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है या वो कंप्लेन कर रही है इनके लिए अगेंस्ट, तो इसका मतलब वो दहेज का केस है। यही कहानी है। तो ये एक, हाँ, ये क्या है कि एक प्रिज्यूम कर लिया गया है। जैसे क्या होता है, मैं आपको रियलिटी फैक्ट, आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पास होते हैं CSEET, जैसे पहले CS फाउंडेशन होता था, अदरवाइज मत लेना। पास होके 56 इंच की छाती हो जाती, चौड़े हो जाते हैं, अरे एग्जीक्यूटिव पास कर ले। तो बोथ ग्रुप के लिए कोचिंग भी लगा लेते हैं, पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है, घर जाके पढ़ाई तो करते नहीं है, जो पढ़ते हैं देखो वो तो पास हुए, अब घर जाके नहीं पढ़ाई करते, फिर रिजल्ट आता है फेल, सदमे में चला जाता है बंदा। फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल लिया था, पढ़ा कितना था, 1 महीने। ये एग्जीक्यूटिव पूरे साल कोचिंग गया फिर भी नहीं निकला, लास्ट के 2 महीने पढ़ाई की फिर भी नहीं निकला, एग्रीगेट पे रह गया, ये हो गया वो हो गया। फिर वो दोबारा अटेम्प्ट देता है, फिर दोबारा दोनों ग्रुप का अटेम्प्ट, बोथ ग्रुप, फिर फेल। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ऐसे मतलब बच्चे देखे मैंने, फिर फेल। भाई क्यों, इस बार क्यों फेल हो गया, क्योंकि इस बार ये समझ के चला पेपर तो जो पहले दिए थे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के भरोसे चला गया कि पास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, इनको पढ़ लेता हूँ, हो जाऊंगा पास। ये बीकॉम का पेपर नहीं है कि पास्ट एग्जाम के पेपर पढ़ लोगे पास हो जाओगे। पहले ही बता दूं, ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। फिर वो एक टीचर के पास जाता है, कहता है सर मुझे लग रहा है आप जो बातें कह रहे हो सही कह रहे हो। तो मेरे पास आया, मैं बताया भाई पहले अपने आप को देख कि तू 1 ग्रुप दे सकता है या 2 दे सकता है। तुझे लग रहा है एक ही की प्रिपरेशन हो सकती है, 1 दे, आराम से पढ़। कौन कह रहा है तेरे को 2 देने को? अभी तक 1 करके देता तो दोनों निकल जाते। 1 दे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों देने हैं तो डेली जो पढ़ रहा है तो भाई वो घर जाके पढ़ना भी तो है। फिर हमारी तरह कर कि ये नहीं कि टीचर सब कुछ पढ़ाएगा, हमें जो टीचर नहीं पढ़ाता था हम वो भी जाके पढ़ते थे घर पे, जो पढ़ाने वाला है वो भी पढ़ के आते थे। तो उसमें डबल मेहनत लगेगी, तुझे करनी पड़ेगी वो मेहनत। जब तूने खुद सोचा है बोथ ग्रुप देने तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। रैंक आएगा, फिर बोथ ग्रुप देने से रैंक भी आएगा, ये बेनिफिट भी है। अब मैं इन चीज़ों से आपको डरा नहीं रहा। अगर आप डेली पढ़ रहे हो सारे लॉ के पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 100% आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो। पर डेली नहीं पढ़ रहे भाई, दिक्कत आ जाएगी। लास्ट में ये जो लाइन ये यहाँ पे 7 साल वाला एग्जाम्पल लिख लेना, बेस्ट एग्जाम्पल है। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन टू सप्रेस द मिसचीफ। मिसचीफ तो आपको पता ही है क्या चीज होती है, ठीक है। जो भी गलत है
ठीक है, जो उस चीज को मतलब दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, एंड एडवांस द रेमेडी इज जनरली प्रिफर्ड। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन टू सप्रेस द मिसचीफ, क्या बोलेंगे इसको? जो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी, बेनिफिशियल का मतलब जो बेनिफिशियल हो रही है, जो उसके हक में जा रही है, जो का क्या हो रही है, उसके हक में जा रही है, जिसने केस किया। जैसे वो मैरिड लड़की है, उसने केस किया, उसके हक में जा रही है, तो भैया वही उसके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगली उसमें जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेना, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होमवर्क लिखो, इसको घर से पढ़ लोगे। नीचे वाला सिंपल है वो, ऊपर वाला ये क्या है, ये पढ़ो। कैम्टोपोरोनिया एक्सपेटो एक्सिट ओपिमा एक्सिट फेस्टो इन लेगे, क्या चीज है ये भाई? ये भी बड़े खतरनाक नाम है। पहले तो इस वर्ड का मतलब पता हो हमें, है ना, फिर जाके हम लोग इसकी आगे देखेंगे इसको क्या है। ये भी क्या है, एक मैक्सिमम है जो यहाँ पे यूज किया गया। इस वर्ड का मतलब पीछे दे रखा होगा ना। और यहाँ पे ये दे रखा है मीन्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका मतलब। एक बार क्या नाम है, आर्यन आप ही पढ़ दो, फिर इनको समझाते हैं क्या लिखा हुआ। इसको अंडरलाइन करो, सेम मीनिंग एज दे व्हेन स्टैच्यूट वाज पास्ड इन द प्रिंसिपल एक्सप्रेस इन द मैक्सिमम। देखो क्या कहानी है, ये पहला पैरा रखो, इसको पॉइंट में बनाएंगे। पहला पॉइंट यही है, इसका फर्स्ट पॉइंट यही है। क्या कहना चाहता है जी, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो ये रूल हमसे क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि भैया इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करनी है। जब आप इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हो तो किस तरीके से करना, जो लॉ में चीजें लिखी हुई है उन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना, जैसे ही उस टाइम पे वो लिखे गए थे। कह रहे ना, सेम मीनिंग, वही मीनिंग लेना, वही सेम मीनिंग लेना जब वो स्टैचू क्या किया गया था, वॉज पास्ट किया गया था। उसी सेम सेंस में पढ़ो, उसी सेम सेंस के अंदर आपको उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लिखो, पोस्ट ऑफिस। बताता हूं क्या कहानी है, पोस्ट ऑफिस की कहानी है इसके पीछे। अब पोस्ट ऑफिस का जाके आज एक्ट देखना कब बना था, तो अंग्रेजों ने बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। अब भाई अंग्रेजों ने 1947 से पहले ही बनाया होगा। 1947 से पहले अंग्रेजों ने बोला था कि जो पोस्ट ऑफिस का एक्ट बना हुआ है उसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी को मनी ऑर्डर करते हो, पैसे भी भेजते हो, कुछ भी करते हो आप, या कुछ भी आपने वो लेटर भेजा और अगर वो लेटर नहीं पहुंचा, भाई इनको मैंने लेटर भेजा, इनको पहुंचा ही नहीं, मैंने पैसे भेजे, इनको पहुंचे ही नहीं, तो कहते कि अगर आपने किससे भेजा होगा, जो हमारा पोस्ट ऑफिस, उस टाइम पे तो पोस्ट ऑफिस ही होता था एक ही, मतलब अब तो आपको पता है कोरियर एजेंसी आ गई है, ब्लू डॉट, ये वो पता ना क्या क्या आ गए हैं, DTDC, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब मतलब आजकल क्या है, जो भारतीय डाक सेवा हम बोलते हैं, जो कि सरकार की है एक तरीके से, उसमें भी स्पीड पोस्ट भी होता है आज की डेट में, कि अगर 48 घंटे में वो चीज पहुंच जाती है। क्या उस टाइम पे आजादी से पहले ऐसा कुछ रहा होगा स्पीड पोस्ट जैसा? नहीं रहा होगा। अच्छा, उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने कहा था कि जो भी आप पैसा दे रहे हो, कोई भी लेटर सेंड कर रहे हो, अगर वो नहीं पहुंचता, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है। मान लो इनकी जॉब का था, लेटर नहीं पहुंचा इन तक, तो इनका लॉस हो गया ना भाई, वो जॉब मिल जाती, वो सब कुछ हो जाता, पैसे थे, पैसे नहीं मिले, तो आप केस नहीं कर सकते पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि सरकारी था ना वो, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई केस करे।
तो लॉ में ऐसा लिखा था, क्या आज भी हम उसी तरीके से उस मीनिंग को पढ़ेंगे? यस, पढ़ना पड़ेगा। पर क्या आज स्पीड पोस्ट भी आ गया है? यस, आ गया है। अब मान लो स्पीड पोस्ट में कुछ हो जाता है, तो क्या करें? क्या माने कि हम उनसे क्लेम नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो वो चीज थी ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो जिस टाइम पे जब लॉ लिखा गया तो उसको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा, उसी तरीके से उसका मीनिंग समझा जाएगा कि भैया उन चीजों के लिए नहीं मिलेगा क्लेम, पर आज स्पीड पोस्ट आ गया है तो इसके लिए तो क्लेम मिलना चाहिए। तो क्या बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ, मतलब कि बहुत बेस्ट तरीके से हम लोग लॉ के अंदर इस इंटरप्रिटेशन को, इस मैक्सिमम को, इस रूल को क्या करते हैं? यूज करते हैं कि लॉ मेकर ने जिस तरीके से उस टाइम पे लॉ लिखा था, हम लोग भी उसकी इंटरप्रिटेशन वही करेंगे जो लॉ मेकर उस टाइम पे कर रहा था। इसके लिए और एग्जांपल लिख लो, डॉरी। तो डॉरी एक्ट बनाया गया कि भैया ये लोग जो क्या करते हैं, दहेज लेते हैं। तो दहेज लेते थे भाई लोग। तो आपने सुना होगा कि जो फीमेल्स थी, आपने सुना होगा कि पहले बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था कि फीमेल की डेथ हो रही है दहेज के कारण। जब से ये कानून बना तो कहीं ना कहीं दहेज की जो प्रथा थी वो कम हुई। पर आपको नहीं लग रहा कि आज जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, दहेज का मतलब बदल गया, मतलब अलग तरीके से दहेज जा रहा है। दहेज आज भी जा रहा है, डेथ आज की डेट में कम हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे बढ़ रही थी, एक्ट बन गया। पर वो आज दहेज का अलग तरीके से हो गया, वो मतलब कलर बदल गया दहेज का। दहेज दहेज ही रहा, कलर बदल दिया भाई। तो दहेज ही मानना चाहिए ना उसको भी, भले ही कलर बदल दिया। पहले से ज्यादा जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे, पहले से ज्यादा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो दहेज मानना ही चाहिए, चाहे उसका कलर बदल गया हो। ठीक है, चीजें बदल गई हो। हाँ, आप पापा जी अपने हाथ से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दें लिख के कि भाई मैंने कोई दहेज दिया नहीं है। भले ही मान लो उन्होंने एक आलीशान बंगला दे दिया अपनी बेटी को, एक कार दे दी, उसकी मैरिज हुई, एक आलीशान बंगला, अपने दामाद को बोला देख आलीशान बंगला है, इसमें वो रहेगी, ठीक, ये गाड़ी है उसके लिए, और हर साल मैं उसके लिए 50 लाख की ज्वेलरी बनाऊंगा। वो करता क्या है? खुद क्या कर, निकम्मा है खुद। ठीक है, मतलब कहानी ये कि अगर सामने से जो बंदा है वो करने वाला है प्रिया, तो उसको बोलना चाहिए कि जब तक आप, मतलब पहले भी आपकी बेटी थी, आज भी आपकी है, पर ये कि अब ये कहीं ना कहीं मेरी वाइफ भी तो बन गई है, तो पहले जो आप इसके लिए करते थे मैं उससे ज्यादा करूंगा। समझ गए ना? मैं उससे 10 गुना ज्यादा। वो शायद एक हनी सिंह का गाना भी है, दहेज पता नहीं क्या कहता है, 2 कपड़ों में पता नहीं क्या, ऐसे कुछ, मैं गाने भूल जाता हूँ यार, है ना कुछ, क्या डायलॉग है वो? हाँ, जितना आप मतलब तेल नहीं खाती पता नहीं उतना मेरी गाड़ी तेल खाती है, ऐसे कुछ गाने हैं भाई साहब। ठीक है, तो अब लड़का ऐसा है भाई साहब, तो फिर दहेज क्या दे, मतलब कुछ भी क्या देना है। ठीक है, पापा जी बस एक ख्वाहिश लिखते जाए एक पेपर में और तू बुक कराता जा, ले बंगलो हो गया बुक। ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है वैसे। ठीक है, कि लड़की के फादर कुछ बोलते जा रहे हो और सामने वाला भाई उनका दामाद, हाँ लो हो गया ये। और आपको पता ही होगा कि जो अंबानी है जिसने अपनी लड़की की मैरिज की है ना, तो किससे की है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी अपने आप में खुद अंबानी है। तो वो आप समझ ही गए फिर। ठीक है, और मतलब वही वाली बात है कि अगर जब हम उस सोच में जाएंगे तो अंबानी कभी नहीं कहेगा अपने दामाद से कि एक बंगलो कर दे। उसको भी पता है मैंने जो दामाद चुना है फिर वो कैसा है, मतलब वही वाली कहानी। देखो अच्छा, हर चीज पैसे से नहीं होगी। अब मान लो कोई गरीब घर है तो उसके पेरेंट्स को भी समझे कि भैया अगर हमने दामाद चुना है तो वो कैसा है, उसके लिए वही चीज है। बाकी देखो आगे चल के तो किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी का पैसा कम है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। रिलेशन तो एक है ना, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, मतलब कहानी वही है कि अगर बनाना हम खा रहे हैं, हम एक केला खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, तो भाई वो भी केला और एप्पल कोई उसमें हीरे मोती नहीं लगे होते होंगे। मतलब कई बार कई ना मूवी में दिखाते हैं कि यार ये अमीर आदमी है, खाता क्या होगा? अबे जो तू खाना वही खाता होगा और क्या खाता होगा, ऐसा क्या? मतलब
बनाना बदल जाता होगा। ठीक है, आगे आगे देखो, इन सिंपल वर्ड्स, यहां से पढ़ो अब। ओल्ड स्टैच्यूट्स, जैसे वो लिखे गए उस डेट को जब वो पास हुए थे, प्रायर टू द यूसेज, इंटरप्रिटेशन बाय दोस वर्ड्स, इंटरेस्ट ड्यूटी इन फोर्सिंग द एक्ट। वो जो भी इंटरेस्ट, अच्छा कुछ प्रिज्यूम भी किया गया है कुछ इसके अंदर, प्रिज्यूम। तो कई बार कुछ मीनिंग क्या डाउटफुल हो जाती है, तो लीगल प्रोफेशन के अंदर जो टाइमिंग वो समझ रहे हैं उस चीज को, उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग उनको समझा जाएगा। पढ़ी 2-3 लाइनें। अब एक वो 7 साल वाली कहानी है और एक कोई दूसरी कहानी हो सकती है जिसमें जो पिछला जो हुआ है वो सब कुछ, जैसे वो वाली डॉरी वाली आ गई बात। अब पीछे माना जाता था कि इस तरीके से हम इन चीज़ों को दहेज बोलते हैं और आज इन्होंने चीज़ों को बदल दिया है, तो उसे भी दहेज की डेफिनेशन, भाई वहाँ पे बताया गया होगा ना कि दहेज किस चीज़ को माना जाएगा। ठीक है ना। अब मान लो कि भाई कपड़े भी गिफ्ट किए जाते हैं, अब मान लो कपड़े दे दिया आपने, कहा ये भी दहेज है, मतलब ये तो बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। मतलब या उसको शॉपिंग कराने ले गए दामाद को, होता ही है ऐसा। अभी हमारी मैरिज हुई तो मतलब तो ऐसा हो कि भाई उसको शॉपिंग कराने ले गए, उसने कहा जी चलो जी मैं तो रेमंड में जाऊंगा या इसमें जाऊंगा और 50,000 का खरीद लिया, ससुर ने दे दिए पैसे, चलो जी इसको दहेज मानेंगे। तो पहले भी कपड़ों को नहीं लिया गया तो अब भी नहीं लिया जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी इंटरप्रिटेशन जो पहले और आज रॉन्ग आ रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन करने से, जो पहले कुछ हो रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन आज करने से रॉन्ग आ रही है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई ये इफेक्ट कर रहा है, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही है इससे, या वो ट्रांजैक्शन इससे गलत हो रही है। क्यों आर्यंस? जो पहले कुछ आप इंटरप्रिटेशन कर रहे थे वो ठीक है आपने कर ली, वहां हो गया सब कुछ डिसाइड। आज इंटरप्रिटेशन करने से, जैसे हम कह रहे हैं वो 7 साल की इंटरप्रिटेशन ऐसी आ रही, हम उसको आज भी वही मान रहे हैं। पर अगर इससे कुछ गलत हो जाए, बोल रहा है ना, अगर इससे एक्सेप्ट टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्टेड हो रही हो या कुछ भी इससे वो ट्रांजैक्शन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में आ रही है, तो फिर क्या, जो पहले लिखा गया था जो था वही था और उसी को माना जाता है, उसी सेम तरीके से पढ़ा जाता है। जब ओनली इंटरप्रिटेशन कर रहा है, बाई चांस ऐसा लगता है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो गलत है, तो क्या कोर्ट उस चीज को बदल सकता है? मतलब समझे, जो लोग पहले केसेस दोबारा रीओपन होंगे जी, देखो वो हो गए, जो इन फ्यूचर है वो कोर्ट है। ठीक है। और लास्ट रह गया हमारा, ये भी पढ़ क्या लिखा है, मतलब वो कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं, दूर से मतलब वैसे नहीं लड़ रहे होते वो, तो ये कहा मतलब एक इंक्लूजन है तो दूसरी एक्सक्लूजन। एक चीज लॉ मेकर कह रहा है एक्सप्रेसली कि इस चीज को मैंने इंक्लूड किया है, तो इसका मतलब दूसरी चीज को एक्सक्लूड करेगा। सर एग्जांपल दे सकते हो? जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन में लिख दिया, गुड्स का मतलब लिख दिया एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है? गुड्स है। पर उसने बोल दिया वहां पे एक्सेप्ट
कि भैया मनी को गुड्स नहीं मानेंगे। अब मनी भी मूवेबल है, नहीं मानोगे जब उसने बोल दिया तो। बात समझ में, उसने बोल दिया सर्विस को नहीं मानेंगे, तो भाई इसका मतलब सर्विस अलग मानी, मतलब कहानी समझे ना। ये जो रूल है, ये रूल क्या करता है, एक्सप्रेसली एक चीज को हम इंप्लाइड कर रहे हैं कि ये चीज इसके अंदर इंक्लूड है। इंप्लाइड का मतलब ये चीज इसके अंदर इंक्लूड है, तो दूसरी चीज एक्सक्लूड है। तो आप लिख सकते हैं जीएसटी में जैसे गुड्स की डेफिनेशन है, या किसी भी लॉ के अंदर इस तरीके से है। हाँ जी, आगे। तो सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर जब भी हम एट द सेम टाइम जब भी हम कुछ जर्नल वर्ड्स पढ़ रहे हैं स्टैचूट के अंदर, तो हम उनकी जर्नल इंटरप्रिटेशन ही करते हैं। जर्नल कंस्ट्रक्शन का मतलब जर्नल इंटरप्रिटेशन ही करते हैं, अनलेस जब तक क्या हो, ऐसा कुछ ना हो कि भाई कोई लिमिटेशन आ रही है या किसी चीज को रिस्ट्रेन किया जा रहा है या कोई बाय रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन उसके अंदर नहीं आ रही जब तक। जैसे वो प्रॉक्सी का एग्जाम्पल है कि बोल दिया भैया प्रॉक्सी वोट नहीं दे सकता, ठीक है, या प्रॉक्सी मीटिंग के अंदर बोल नहीं सकता, तो फिर वो लिख के भी नहीं दे सकता। कहानी ये बस। दिस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, ये लाइन तो आप याद ही कर लोगे, है ना। ये मैक्सिमम कभी उस टाइम, ये तो हर जगह आ रहा है। कुछ लाइनें ऐसी नहीं है जो आप हर जगह लिख भी सकते हो, है ना, कि भैया ये मैक्सिमम वहां यूज नहीं होगा जहां पे वही आ गया इनकंसिडेंसी हो गई या इनजस्टिस हो गया, वहां पे हमें यूज ही नहीं करना है। तो क्या करना है, घर जाके थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना है अपने आप से, ठीक है। बाकी यही लैंग्वेज हमें यूज करनी होगी, क्योंकि यही लैंग्वेज हम लिख के आएंगे तो मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। इन वर्ड्स को हम लिख के आएंगे। सिमिलरली इट कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज प्लेन एंड क्लियर, है ना। मतलब वही वाली बात आ गई सबसे पहला, लिटरल इंटरप्रिटेशन। जहां लिटरल इंटरप्रिटेशन हो रही है वहां पे ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन वाले कुछ ये जो हमारे नोट्स थे, लिटरल इंटरप्रिटेशन, है ना। स्टैट्यूट शुड बी रीड उसी सेंस में स्टैट्यूट पढ़ा जाए जिस सेंस में ऑर्डिनरी, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग वो दे रहा है। वो कह रहा है एंड है तो एंड है, और है तो और है, पर वही वाली बात आ गई। कहीं पता लगा एंड के बाद, जैसे ये सिक्योरिटी लॉ में पढ़ते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, नाम सुना होगा आपने, स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए ना कमेटी बनानी पड़ती है, तो लिस्टेड कंपनी मैंडेटरी। तो इसका मतलब लॉ में लिखा हुआ है कि स्वेट इक्विटी शेयर के लिए जो कमेटी होती है वो ऑप्शनल होती है, पर जब हम पढ़ते हैं कि लिस्टेड कंपनी मैंडेटरी, तो इसका मतलब कि भाई ऑप्शनल तो है, पर अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। जैसे हम 115 बीएसई पढ़ते हैं, बस वही वाली कहानी है, ठीक है ना। तो 115 बीएसई में ना यही इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्रेसो यूटिस एक्स, यही वाली इंटरप्रिटेशन, यही रूल उसके अंदर लगता है कि वो कहता है भाई ये ले लोगे, ये बेनिफिट। दूसरा देखो लो, आप समझ गए 115 बीएसई जब मैं इंटरप्रिटेशन करता हूं तो मैं यही चीज करता हूं, मतलब कि जो लॉ मेकर इंक्लूड कर रहा है मैं उसे इंक्लूड कर देता हूं, जो वो उसे एक्सक्लूड कर रहा है वो एक्सक्लूड कर देता हूं। मैं अपने तरीके से नहीं सोचता कि नहीं लॉ मेकर इसको एक्सक्लूड कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा भाई, जब उसने बोला है कि मैं ये कर रहा हूं तो वो, मतलब कि अगर मैं तुम्हें 115 बीएसई का बेनिफिट दे रहा हूं तो तुमसे डिडक्शंस छीन रहा हूं, तो वो डिडक्शन छीन ले रहा है हमसे। चलो जी, तो सेकेंडरी भी हो गया हमारा। इन कितने थे ये टोटल, 4 थे 5 थे, 100% कह रहा हूं 4 में से एक पक्का 5 नंबर का आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए भाई, दुनिया इधर की उधर। इनका तो ये तो देने ही जा रहे हैं पेपर अटेम्प्ट, आप भी देने ही जा रहे हो, तो आर्यंस देख लेना, इनके पेपर में आना ही आना है। अब कुछ क्या है, प्रिज्यूम कर लिया गया, मतलब कि जब हम लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कुछ चीजें क्या कर ली गई हैं, प्रिज्यूम कर दी गई हैं। अब सुनो, ये कहानी की फॉर्म में सुन लो
एग्जाम में आ भी सकता है ना भी, मेरे अकॉर्डिंग 50% चांस है इसके, क्योंकि कई बच्चों से तो पूछोगे तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता उनको कि क्या अजम्पशन ली जाती हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या अजम्पशंस हैं जो लॉ पढ़ते हुए पहले से एज्यूम कर ली जाती है। क्या मुझे बताओ, जो जब हम स्टैच्यूट पढ़ें तो कैसे पढ़े, प्रिसाइजली पढ़ें, लूजली ना पढ़े ना उसको, आगे बात समझ में। जब स्टैच्यूट पढ़े वेस्टेड राइट, क्या मतलब, राइट विच अ पर्सन possessed at the time of the statute was passed and not taken away without express words or necessary implementation or without compensation। मतलब कि अगर जब जो हम स्टैच्यूट पढ़ रहे थे उस टाइम पे जब वो स्टैच्यूट पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसके पास किसी चीज़ का राइट आ गया, कोई चीज़ उसके पोजेशन में आ गई, तो भाई वो चीज़ आ गई उसके पोजेशन में, अब आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मैंसरिया आपको पता ही है, गिल्टी इन माइंड गिल्टी इंटेंशन। अगर क्रिमिनल एक्ट तभी माना जाता है जब आप एक्शन करते हैं, आपके अंदर मैंसरिया चल रहा है, गिल्टी इन माइंड है, उसके पीछे क्या होनी चाहिए, वो गिल्ट इंटेंशन होनी जरूरी है ना। केवल मैंसरिया होने से क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। आपने सोच लिया कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, मैंसरिया तो है ही, गिल्टी इन माइंड है, आपके दिमाग गलत सोच, मैंसरिया का मतलब होती है गलत सोच। भाई गलत सोचने से ही नहीं होगा ना, उसके पीछे आपका गिल्ट इंटेंट होना चाहिए, कोई एक्शन तो होना चाहिए। जब एक्शन ही नहीं किया तो कहाँ से, ऐसे तो आदमी पता नहीं कितने ख्यालात और कितनी चीज़ें सोचता है जो कि मैंसरिया होती है, मतलब कि गलत होती है, पर वो करता नहीं है। बाकी नीचे पढ़ लेना डी क्या लिखा है, इसलिए मैं बस एक एक लाइन में कहानी की फॉर्म में बता रहा हूं आपको। कह रहे स्टेट अफेक्ट नहीं होती स्टैच्यूट के अंदर। स्टेट का मतलब क्या है भाई, जो आपका आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे बताया था इंडिया गेट के पास एक लड़की जॉगिंग कर रही थी, अब वो भाई वो गिर गई गटर में, तो जब तक अफेक्ट नहीं होगी अनलेस एक्सप्रेसली मेंशन, तो हम पढ़ते हैं कि वो टॉट है, उसके लिए कोई वैसे लॉ नहीं बना हुआ कि आप जॉगिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, गटर में गिर गए, ठीक है जी, उसके लिए कोई लॉ बना हुआ, वो एक टॉट है। कैसा सिविल रॉन्ग है भाई, गलत चीज़ है ना। गटर ऐसे मतलब खुले रखोगे तुम ढक्कन उसके, तो कोई गिरेगा ही उसमें। तुम कह रहे हो नहीं जी देख के चलना चाहिए ठीक है। तो कई लोग तो ऐसे भी निकल पड़ते हैं जब, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, पता लाइट का भी होता है कि पोल पे इस तरीके से लाइटें लगी होनी चाहिए, विजिबिलिटी हो। अब कहीं तो ऐसी जगह होती है जहाँ विजिबिलिटी कुछ है ही नहीं, या हमारे तो लोग ही इतने खतरनाक, पोल के बल्ब ही निकाल ले चलो उसकी। ऐसे भी कुछ गाँव है चाल लग जाते हैं ना भाई, तो एक दो रात वो चलते हैं, उसके बाद वो सब गायब होते हैं वहाँ से मतलब कि हमारे, अच्छा आपने सुना भी होगा कि कुछ कहीं पे फ्लाईओवर बना था, कहीं कुछ बना था, कुछ चीज़ें लगी थी, वो सब निकाल लिए, या कहीं पे जैसे वो कुछ यूज़ किया जाता है। अच्छा जैसे ये प्लांट लगा दिए, मान लो ये ITO वाला बना, जो वहाँ लगा, प्लांट ही कर ले जा रहे भाई साहब वहाँ से उठा के लो। अच्छा कहीं देखा होगा कि रोड पे ऐसे प्लांट लगे, उनको फेंस किया जाता है जाली से, और लोग रात को जाली निकाल के लेके जा रहे, ले अपने गटर में डालूंगा, जहाँ गटर बनाऊंगा वहाँ उसमें डालें, लोहे की होती ना, अच्छा यूज़ होगा, काम आएगी भाई साहब। अपना घर बनेगा वो छत क्या डलवानी है, यही लेंटर में यही डलेगी ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। पुलिस के बैरियर है भाई, इनको ही उठा के ले गए, आप बेच दो कबाड़ी में, काट के लो, सही बिक रहे हैं भाई साहब। वैसे ही अभी ट्रैक्टर निकले थे तो बड़े और बैरियर आए, निकाल लो। वैसे ही इनकी काउंटिंग ये लोग ढंग से रखते नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रह जाता है। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं लोग। सोलर लाइट कहीं लगाई गई थी दिल्ली में, कहीं न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, कहीं लाइटें लगाई गई थी, सोलर पैनल लगाए, लो वो ही निकाल लिए, लो हाँ निकाल लिए। वो फ्लाईओवर में वो लाइट उसी से यूज़ होती थी, क्योंकि दिन में क्या है वो सोलर पैनल चार्ज हो जाते थे, रात को लाइट देते थे भाई, चलो चोरी करोगे हैं। दिल्ली में ही हुआ था, ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या कहानियाँ थी, और बहुत ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं अलग अलग तरीके की। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है,
आर्यन ये पढ़ना, स्टैच्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑल्दो द जजेस कैन नॉट डिक्लेयर स्टैच्यूट वॉइड रिपेग्नेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये टू पॉसिबल अल्टरनेटिव, ये कहानी लिखी तो क्या कहानी है। जो हमारा स्टैच्यूट है, क्या हो सकता है कि जो हमारा स्टैच्यूट है और जो इंटरनेशनल लॉ है दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, इनकंसिस्टेंसी है, हो सकता है, और ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है ना। अब जो हमारा जज है, जो मतलब कि हमारे जज साहब हैं, जब वो कोई जजमेंट सुनाते हैं, कुछ भी फैसला सुनाते हैं, अपना डिसीजन देते हैं, तो मान लो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में देखा तो दो इंटरप्रिटेशन आ रही थी वहां से। इंटरनेशनल लॉ जब हमने पढ़ा तो वहां से क्या हो रही थी, दो इंटरप्रिटेशन नजर आ रही थी। अब एक इंटरप्रिटेशन क्या है, फेवरेबल है, और दूसरी फेवरेबल नहीं है। तो हमारे जज क्या करते हैं, हमारा जज क्या चूज करता है, जिसमें वेरिएशन नहीं है, मतलब कि जो फेवरेबल है। हमारा जज उस इंटरप्रिटेशन को क्या करता है, चूज करता है जो फेवरेबल होती है, जो फेवरेबल नहीं होती है उसको चूज नहीं करता। नॉट वेरिएंस का मतलब जिसमें क्या है, चीजें चेंज हो रही हैं, तो जो सिमिलर है उसको चूज करेगा। जैसे बहुत सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉरेन की जजमेंट्स हैं उनकी हमारा जज हेल्प ले, कि भाई फॉरेन कुछ हुआ वहाँ पे उस कंट्री के अंदर, हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग हेल्प ले लेते हैं। कई आजकल तो मूवी भी बनती है इस तरीके की, देखो जी उस चीज़ों की हेल्प ली जा रही है। कह रहा लेजिस्लेचर नोज द स्टैच्यूट ऑफ द लॉ। यस, लेजिस्लेचर को पता ही है कि लॉ है तो लॉ में क्या लिखना है, इस चीज़ का लॉ बनाया है। लेजिस्लेचर डू नॉट मेक अल्टर, वो कोई अल्टर नहीं करता इन द एग्जिस्टिंग लॉ, जब तक अनलेस क्या है उसका वो एक्ट ना बना दे, एक नया एक्ट ना बना दे। लेजिस्लेचर नोन्स द प्रैक्टिस, उसको पता है कि एग्जीक्यूटिव की क्या प्रैक्टिस है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशरी क्या करेगा, पनिशमेंट देगा, तो लेजिस्लेचर को पता है। असली में ये पता है क्या है, इसकी बस मैं हिंदी आपको करके दे सकता हूँ, वर्डिंग तो आपको याद करनी हो। लेजिस्लेचर नोज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बॉडी। आ गई बात समझ में? कि कितने पॉइंट दिए, बहुत सारे पॉइंट्स दिए। 5 नंबर का एग्जाम में आना है, आपको कितने याद होने चाहिए, कम से कम 10 तो भाई लिख के आने पड़ेंगे। बच्चा सोचता है 5 नंबर का 5 पॉइंट लिख के आ जाए, और 2 नंबर दे देने उन्होंने। और चेक करने वाले खड़ूसी होते हैं, उनके हाथ नंबर देते हुए तो कम ही चलते, पर जहां आपके 10 दिख गए ना, 10 में से मतलब 6 सही है, बाकी 4 गलत भी लिखे तो भी 3 नंबर मिलेंगे। वो लिखे 10 है ना, कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीकॉम का पेपर नहीं है, पर लेंथ का और सही लिखने का इम्पैक्ट तो पड़ेगा। पर ऐसा मत कर देना कि 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर का आ गया तो तुम 10 पॉइंट लिख रहे हो, फिर 3 में तो 6-7 भी लिख, मतलब डबल कर दो उसके पॉइंट्स। अब 5 का आ गया, तुमने इसके 20 पॉइंट बना दिए, ये बीकॉम में करते हैं, यहां मत करना है ऐसे 20 पॉइंट बना दिए। या एक्स्ट्रा लिख लेती हूँ, और भी कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है। मेरे को एक ही चैप्टर आता था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, क्योंकि मैंने इसी के नोट्स बनाए थे। एक लड़की थी, उसने टॉट के नोट्स बनाए थे, और टॉट पेपर में आ गया तो उसने भर दिया भाई साहब, नंबर अच्छे आ गए, मतलब 60+ आ गए JIGL में। पर अगर टॉट नहीं आता तो वो उससे पूछा गया तेरे नंबर आए 60+ कैसे आ गए, कैसे? सर मेरे को चैप्टर ही 2-3 आते थे, वही चैप्टर एग्जाम में अच्छे आ गए क्वेश्चन, मैंने छाप दिया पूरा, समझ गए? पर आपको ऐसा नहीं करना है, सारे चैप्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस रखो। फिर 60 नहीं ना, फिर 70+ आएंगे, ठीक है? 60 का कहाँ खाब ले रहे हो तुम, 70-80 के खाब लो। अभी तो तुम्हें पता नहीं, हमारे ग्रुप 2 में एक बच्चा आ गया जिसने 100 का खाब ले लिया, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का प्राइस रखा हुआ है सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट में। अब बच्चे कह रहे सर JIGL में भी रख दो ऐसे। हाँ, मतलब मैं पैसे लुटाता रहूँ, 100 के 100 नंबर तुम JIGL में लिया होगे तो पार्टी कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? लाख रुपए की बात क्या है ये? एक बच्चे को दे देंगे सिक्योरिटी लॉ में। सिक्योरिटी लॉ में आते ही नहीं है असली में, JIGL में आ सकते हैं, फिर भी चांसेस है, मतलब ठीक है। चलो, लेजिस्लेचर कंफर्म द नेसेसरी। लेजिस्लेचर क्या ये कंफर्म कर देता है, बता देता है कि क्या बोलते हैं, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, वो इम्पोज कर रखी होती ना। अब GST का एक्ट तो बनाया तो लेजिस्लेचर ने, पर उसके अंदर जो अथॉरिटीज हैं, GST काउंसिल है, उन सबको बता दिया ना भाई तुम लोगों की पावर क्या है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, मैं आपकी यहाँ क्लास लेने आ रहा हूँ,
मेरा नीचे एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, पर क्या कुछ चीज़ें मेरे पास खुद ही इनहेरेंट है कि भैया वो तो मैं अपने आप से करूँगा ना, मतलब डिसाइड हो गया कि जी सिलेबस इतने टाइम में कराना है। अब ये थोड़ी ना डिसाइड ये चैप्टर मुझे आज कराना है, ये इसके बाद कराना है, ये इसके बाद कराना है, वो तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करते चले जाएंगे, या हमें देखना होगा कि हमारा कोर्स कैसे जा रहा है, हमें कैसे करना है वो काम। बात समझ में आ रही है ये चीज़? तो हम लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं, जैसे मेरे आप देख रहे हो या सारे टीचर्स के जितने भी यहाँ पे ले रहे हैं सब, तो रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि हमारा एक अलग विजन के साथ यहाँ पे अभी काम हो रहा है। क्योंकि भाई चलो अब तो सबको पता है लॉकडाउन वैसे दोबारा नहीं आएगा, पर अगर ये सब चीज़ें मतलब हमेशा से होती, जैसे मैं पहले भी करता था मेरी तो रिकॉर्डिंग, तो लॉकडाउन हुआ तो बच्चों को JICL के तो जो लेक्चर रिकॉर्ड थे वो तो मिल गए, पर जहाँ अमेंडमेंट आई तो वहाँ मुझे बैठ के भी करना पड़ा, जो कि मेरे को मेहनत ज़्यादा लगी ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 2 और GST के अंदर बहुत मेहनत लगी। GST में क्या, CA फाइनल, CMA फाइनल, CS फाइनल, एग्जीक्यूटिव को तो थे ही मतलब, पर फाइनल के भी बच्चे थे। अब इतनी अमेंडमेंट तो वो सारा कराना पड़ा, और हालात खतरनाक हो गए उसमें, मतलब कि टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। अब बच्चा कह रहा होता है सर मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ सर, आप तो बैठ के बस 3 घंटे से पढ़ा रहे हो GST, 4 घंटे हो जाए आप तो भी पढ़ाते हो। मैं तो सोच लेता था भाई आज चैप्टर, और मैं कहता तेरे को क्या दिक्कत है, तू बाद में भी तो देख सकता है। और मैंने अगर आज नहीं कराया तो मेरे ऊपर तो बर्डन होगा ना भाई, दिन बढ़ते चले जाएंगे, तुम्हारे एग्जाम आ जाएंगे, फिर तुम कहोगे कोर्स नहीं हो पाया। वो चीज़ें पहले ही कर लें। कह रहा लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक, खुदा है, भगवान है लेजिस्लेचर, इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। कोर्ट विल नॉट इवन अल्टर, कोर्ट भी क्या है, अल्टर नहीं करेगा। तो आप इसमें लैंग्वेज लिख के आए हो, कोर्ट विल नॉट अल्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, ऐसे लाइन लिख लो, अनलेस, है ना, कि भाई ऐसा लगे कि नहीं लेजिस्लेचर ही कुछ और चाहता था भगवान कुछ और चाहता है हमसे, मतलब कहीं कोई बच्चा CS नहीं हो रही उससे, अरे यार भगवान चाहता ही नहीं था ना मुझसे CS भगवान मतलब तू खुद ही अब भगवान बन गया है, ठीक है, तुझे पता लग गया है भगवान क्या चाहता था। अब जैसे मैं कई बार, जैसे हम लोग, मैं लंच में जाता हूँ तो मैंने कुछ चीज़ें इनको बताई तो ये बड़े इम्प्रेस हो गए, हमारे जो लोग हैं स्टाफ वाले, अरे सर आपको तो ये पता है, जैसे मेरे को हैंड राइटिंग का भी कुछ पता है, मैं हैंड राइटिंग देख के आपके बारे में बहुत कुछ बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कई बच्चों के साथ ऐसा किया भी, तो वो नीचे स्टाफ, सर हमारा बता दो, हमारा बता दो, ये मैं ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कि बस मतलब है आज हम लोगों का बताना, ठीक है। उसके लिए एक अलग से आराम से मतलब जैसे पहले के जो, मतलब मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मतलब एक चीज़ें मेरा क्या सीखने का वो होता है, इनको 2 चीज़ आती है, कोई चीज़ आती हो मैं इनसे सीख लूँगा, तो आदत है सीखने, तो सीखने का वो है। अब जो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो पहले जो वैसे पंडित होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि आपका हाथ ऐसे ही देख लें या आपके बारे में वो बताएंगे कि आपको ये काम करना है, कल आप ये सारा काम करके आना, फिर जाके आप यहाँ बैठोगे मेरे साथ समाधि में, फिर बताऊंगा आपको। और एक अलग समाधि वाले होते हैं, वो कौन बाबा है, नहीं जो जेल चले जाते हैं बाबा, हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग, आसाराम, और पता नहीं एक कितना खतरनाक बाबा था, राम रहीम भाई साहब, ऐसे इतने खतरनाक बाबा होते हैं। प्लीज़ बाबाओं के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। और ये रियलिटी में आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, या हमें भी कर देंगे भाई। तो मैं तो पता है कि जैसे मतलब कोई पंडित होता है, वो कुछ कहता है सोचने को ना, मेरे से सोचा भी नहीं, मैं सोचता ही नहीं फिर ऐसा, क्योंकि असली में अगर आप उन चीज़ों में ज़्यादा जाने लग गए ना तो बस हो गया आपका। कहते हैं ना हाथों की लकीर, तो जिसके हाथ नहीं होते ना किस्मत उसकी भी होती है, समझ गए। तो ये लकीरें हर दिन चेंज होती हैं। किस्मत में लिखा था आपका कि राजा या रानी की जिंदगी आपने जीनी है, बट आपने ऐसे कर्म किए कि बस बंटाधार हो गया आपका, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर भी है ना भाई कुछ चीजें, समझ गए। लॉ मेकर भगवान है, पर भगवान का भी वो कहानी। और लॉ कंपेल्स नो मैन टू डू दैट विच इज फॉल्टी और फ्रूटलेस। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब हुआ इसका?
हाँ समझे, लॉ कहता है क्या आपको, आगे जी बात समझ में। लीगल फ्रैक्शंस ये क्या चीज है, पढ़ो इसे भी। लीगल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, चीज़ों के अंदर जो स्टेटमेंट हैं, ये जो भी चीज़ें इनके अंदर चेंजेस होते नहीं होते, होते हैं। हम जो जज है उसे जस्टिस करना है ना भाई, तो वो कभी भी जस्टिस क्या है, गलत नहीं कर सकता। इसमें तो एक लाइन ये बस बनती है कि 100 गुनेगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो इसके लिए बनती है लीगल फ्रैक्शन वाले के लिए। बाकी ये वाला भी आप देख लोगे, पावर एंड ड्यूटीज आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ये भी आप समझ में आ जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस सभी को मिलता है, मतलब हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, रूफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, मतलब आखिरी ख्वाहिश तो हर किसी की पूछी जाए ना, किसी के साथ उसको ऐसा ना लगे मेरे साथ गलत हो गया। लास्ट में भी पूछते हैं, जब वो मतलब जेल में भी डालो, जज पूछ लिया कबूल कर लिया ना अब तूने, तेरे साथ हुए ना, मतलब किया ना तूने, हाँ हाँ सर मैंने, फिर लास्ट में अच्छा और लास्ट में वो बताता भी है श्वेता सारा कुछ, कैसा हुआ, कैसे किया मैंने, ये उससे पूछा भी जाता है। बड़ा अच्छा लगता है मूवीज़ के अंदर तो वो सुनने में, है ना, स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं वो सब गलत कर देते हैं, अलग कर देते हैं कई बार, कुछ मूवीज़ के अंदर तो ऐसा हो जाता है। अब ये चैप्टर का एक लेफ्ट है बस, रिमेनिंग पार्ट इंटरनल एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। बस ये क्या है, चीज़ों का मतलब समझ लो, कुछ इंटरनल होती है, मतलब जो लॉ के अंदर पढ़ के हम लोग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, कुछ एक्सटर्नल होती है। टाइटल क्या होता है पता है आपको, टाइटल एक्ट का नाम इनकम टैक्स एक्ट टाइटल होता है, इसको टाइटल बोलते हैं। प्रेम्बल क्या होता है, उस एक्ट का उद्देश्य। तो ये सब कहाँ लिखा होता है ना, ये जो नोट्स है ना देखो इसमें आएगा, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ आ रहा है ये प्रेम्बल, ये आ गया ना, ये यहाँ से करना, ठीक है, ये प्रेम्बल यहाँ से करना। प्रेम्बल इट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टैचूट। हमारे मॉड्यूल में बड़ा बेकार दिया हुआ है, क्यों ना हम सिंप्लीफाइड जगह से करें, तो क्या, और अच्छा लिख के करें खुद से, ज़्यादा नहीं लिखना है, 5-5 लाइनें लिख लो बस, क्योंकि ये अकेले नहीं आएंगे कभी भी कि केवल प्रेम्बल बता दो, ऐसे अकेले नहीं आएगा, प्रेम्बल के साथ टाइटल आ जाएगा। तो टाइटल में लिख के आया ना आपको, हर एक्ट होता है उसका टाइटल होता है। अच्छा टाइटल जो होता है वो ये भी होता है, शॉर्ट टाइटल होता है और लॉन्ग टाइटल होता है। जैसे शॉर्ट टाइटल क्या है, टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉफे पोसा, पॉस, ऐसे एक्ट बने हुए हैं जिनके बड़े बड़े नाम, ये शॉर्ट है और उनके बड़े बड़े नाम हैं। सारफेसी एक्ट, ऐसे बड़े बड़े नाम के एक्ट बने हुए हैं भाई साहब। अब इनके फुल फॉर्म ही इतनी खतरनाक है, आगे बात सुनिए, लंबी लंबी फुल फॉर्म है, दिखाने हैं क्या कुछ, कह रहे मत दिखाओ सर, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ये देखो इस एक्ट का नाम बना हुआ है, पॉस एक्ट हम लोग ये, अच्छा ये लॉ के अंदर यूज किया गया ये शॉर्ट टाइटल, ये नहीं कि मैंने खुद बना लिया, ठीक है ना, ये नहीं कि मैंने खुद बना लिया। ये देखो क्या लिखा है, कॉफे पोसा एक्ट, क्या है ये,
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो हम लोग तो प्यार से कॉफे पोसा, सारफेसी, पॉस ऐसे बोलते हैं, शॉर्ट टाइटल बोलते हैं उसका। जिन लोगों ने लॉ पढ़ा होगा वो समझ जाते होंगे भाई क्या बोल रहा है ये। जैसे क्या होता था, मैं आपको एक फनी चीज बताता हूं। जब मैं अपनी वाइफ से मिला था पहली बार, तो क्या हुआ कि वो इंटरनल ऑडिट करती है। तो उन्होंने कहा, फोन पे बताया कि राजेश मेरे ऑफिस में ना स्टैट ऑडिट हो रही है। मैं ये क्या हो रहा है भाई, मैं ये क्या चीज होती, मैं मुझे तो आज तक पता नहीं है। मैंने तो लॉ पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, मुझे तो नहीं पता भाई ये स्टैट ऑडिट क्या होती है। तो कहती है स्टैचुरी ऑडिट। बेड़ा गर्क, आप समझे, उन्होंने अपनी कॉमन पार्लेंस में ऐसे पता नहीं क्या क्या वर्ड बना दिए। पर वो तो क्या हो गया, उनके कस्टम हो गए, यूसेज करते हैं वो लोग ऐसा। लीगली लॉ में ये चीजें नहीं है, पर ये कॉफे पोसा लीगली है। तो कई बार ऐसे धोखा हो जाए, ये क्या है भाई, तो पढ़ा ही नहीं आज तक। अच्छा ऐसा भी, अच्छा कई डफर ऐसे होते हैं, हाँ 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 हाँ, अबे हाँ क्या मतलब है, क्या तेरे को पता है? नहीं, बस वो सामने से बोला था मैंने हाँ बोल दिया। तो प्रेम्बल समझ में आया। हर लॉ का क्या है, प्रेम्बल होता है जो कि स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये लॉ बनाया है, तो भाई क्यों बनाया है, उद्देश्य क्या है। इनकम टैक्स का प्रेम्बल है, भैया हमें बस टैक्स लेने से मतलब, फिर मर्डर के पैसे हो, स्मगलिंग के हो, किसी के हो, हमें टैक्स दे दो, कहानी खत्म करो, तुम निकल लो। ऐसी हेडिंग होती हैं, चैप्टर होते हैं, यस और नो, ठीक है ना। तो चैप्टर आप देखते ही हैं। तो जैसे अच्छा अभी हम बात कर रहे थे जीएसटी के अंदर, तो हम बात करें रूल की, वैल्यूएशन। तो जो वैल्यूएशन चैप्टर नाम लिखा था वो एक हेडिंग थी, फिर उसके चैप्टर बने हुए थे आगे बस में कि ये देखो जी ये वैल्यूएशन का चैप्टर है। जैसे आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे तो डिविडेंड, तो उसका एक चैप्टर होगा। अच्छा ये क्यों होता है ये सब, उससे पता लग जाता है कि ये जो डिविडेंड है सेक्शन 123 से स्टार्ट होगा, 127 या जो भी है वहां तक हमें बस डिविडेंड के बारे में बात करनी है। रजिस्टर का चैप्टर है, हमें रजिस्टर, ऑडिटर का है तो हमें पता लग जाए भाई ऑडिटर के बारे में ही पढ़ना है, पता तो लगता होगा ना उस चैप्टर से। मार्जिनल नोट्स मैंने आपको बताया था कि जो वो पूरा बेयर एक्ट लिखा होता है, नीचे उसके मार्जिनल नोट्स लिखे हो, लिखा हो नंबर, कई बार आप कुछ पढ़ रहे होते हो उसमें नंबरिंग लिखी होती है ना, यहाँ पे ऐसे 1 2 कुछ ऐसे नंबर लिखे, और नीचे उसके ऐसे 2 बताया होता है, 2 का मतलब ये आगे बात में, वो मार्जिनल नोट्स होते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये देखना पड़ेगा आपको वहां से कि प्रोवाइजो आपने पढ़ाई होगा कि प्रोवाइजो क्या चीज है। एक्सेप्शन किसी चीज की, मतलब मेन जो पैरा लिखा गया उसकी एक्सेप्शन। तो हम पढ़ते कैसे, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो। अब प्रोवाइजो में क्या, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। कई बार क्या होता है एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, फिर वो एक्सेप्शन नहीं रहती। तो इन लिटरल प्रोवाइजो में एक्सेप्शन होती है, पर कई बार ऐसा हो सकता है शायद एक्सेप्शन ना हो, कुछ और हो, ठीक है। इलिस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, पहले लॉ में बहुत इलिस्ट्रेशंस होती थी कि लॉ मेकर को लगता था कि ये लॉ पढ़ेंगे, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशनल लोग लॉ पढ़ेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या करते हैं इलिस्ट्रेशन डाल देते हैं, एक एग्जाम्पल डाल देते हैं। शेड्यूल, अब कंपनीज एक्ट में देखते हो शेड्यूल 3, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड एसपीएल अकाउंट। अब कहां कहां यूज होगा, कंपनी सेक्ट पढ़ते हुए शेड्यूल 3 का यूज आएगा बार बार। तो क्या हर जगह ये फॉर्मेट डालते चले जाएं, ओ भाई साहब एक्ट भी पता नहीं कितना, जब एक ही जगह लास्ट में डाल दिए शेड्यूल। 7 शेड्यूल हैं कंपनीज एक्ट में, ऐसे इनकम टैक्स में कितने हैं, इनकम टैक्स में कितने शेड्यूल हैं, 14, वेरी गुड। 7 का डबल, किसने बोला 14, वेरी गुड, वो 7 का डबल है, याद रखना है बस 14। कंपनी सेक्ट में चैप्टर कितने हैं, कंपनी सेक्ट में, जैसे इनकम टैक्स में कितने चैप्टर हैं, इनकम टैक्स में 23 है, कंपनी सेक्ट में 29 है। मेरा बर्थडे आता है 29 को अक्टूबर, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा जब तक, ठीक है, पार्टी नेक्स्ट उसमें ही करेंगे फिर तुम्हारे साथ। असली में बिल गेट 28 को पैदा हुआ था, तो मैं 29 को हो गया, वो रिचेस्ट था, मैं होऊंगा, ठीक है।
मजाक नहीं, ठीक है। ये तो कहानी कुछ समझ में आ रही है कुछ, और कुछ एक्सटर्नल हो गई। एक्सटर्नल एड क्या हो गया मुस्कान? सर हम डिक्शनरी मीनिंग ले लेते हैं, हम फॉरेन के कोई डिसीजन ले लेते हैं, सर कुछ अदर लॉ का स्टैचूट का रेफरेंस ले लेते हैं, किसी कमेटी का ले लिया, कुछ किसी कमेटी ने कहा जी ऐसा होता है, हमने वैसा कर लिया। ऐसे कमेटी बनी हुई है, नारायण मूर्ति कमेटी बनी हुई है, वो कुछ बोलते हैं हम वैसा, कुछ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है। तो इन सबको क्या है, 4-4 लाइन के नोट्स बना लेना। एग्जाम में सीधे आ जाएगा क्वेश्चन एक्सटर्नल नोट बता दो, सीधे आ जाएगा इंटरनल बता दो। ये नहीं पूछ लेंगे एक चीज पकड़ के, क्योंकि वो फिर बनेगा नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन ढंग से, और बनेगा तो किसी को फिर ढंग से आता भी नहीं होगा, तुम्हें आता होगा थोड़ा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है इंटरनल के अंदर? अगर केवल इंडिविजुअली आ गया तो एक प्रोवाइजो को कर लेना, प्रोवाइजो और प्रैम्बल कर लेना। बाई चांस ये अकेले अकेले आ गए तो छाप के आ जाना, जो मैंने नोट्स दिए हैं ये वाले, यहाँ से छाप के आ जाना प्रैम्बल। मेरे ख्याल से इतना लिख के आ जाओगे प्रैम्बल के लिए बहुत है सर, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही है ये। तो फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज़ ओवर, और बस इसके बाद एक नया चैप्टर करेंगे, छोटा चैप्टर लेंगे, फिर बहुत जल्दी बड़े चैप्टर हम लेने वाले। और वो क्या बोलते हैं,